नमस्कार साथियों, अपनी बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख युद्ध। कल की क्लास में कुछ एक युद्ध पढ़ लिए थे, मोस्टली शायद 10 युद्ध पढ़ चुके थे अपने। उसके बाद आगे के युद्ध कल अपने कर लिया था साहेब का युद्ध। साहेब का युद्ध, और ये युद्ध होता है, इसमें एक तो थे मारवाड़, एक साइड थे बीकानेर की सेना। मारवाड़ का शासक मालदेव और बीकानेर का शासक राव जेतसी। इस साहेब के युद्ध में राव जेतसी की मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हुई तो राव जेतसी का एक पुत्र था कल्याणमल, और ये चले जाते हैं शेर शाह सूरी के पास। राव कल्याणमल इस साहेब के युद्ध में अपने पिता की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद कल्याणमल चला जाता है शेरशाह सूरी के पास, और वहां पर शेरशाह सूरी को मारवाड़ पर आक्रमण करके बीकानेर का राज्य दिलवाने की प्रार्थना करता है। इसके अलावा इसी समय एक और व्यक्ति था जिसका नाम था मेड़ता का विरमदेव, और ये मेड़ता का विरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास चला जाता है, क्योंकि विरमदेव को भी मालदेव ने पराजित किया था। तो जब दोनों चले गए, उसके बाद शेरशाह सूरी इसको बहाना मिल जाता है मारवाड़ पर आक्रमण करने का। इसके अलावा और भी कारण थे। इस समय अगर खानवा युद्ध के बाद राजपुताने की बात करें तो इसमें शक्ति का मुख्य केंद्र मारवाड़ बन चुका था, और इधर शेरशाह सूरी ने 1540 में अफगान वंश की स्थापना की थी। 1544 की ये बात है। 4 साल में इस नवगठित अफगान वंश को अगर कोई चुनौती दे रहा था तो वो मालदेव दे रहा था। मालदेव एक शक्तिशाली राजपूत था, शेरशाह सूरी को चुनौती दे सकता था, और इसके अलावा शेरशाह सूरी का प्रमुख शत्रु हुमायूं, इस हुमायूं को भी मालदेव ने सहायता देने का वचन दिया था। तो शेरशाह को यह भय था भी अगर मालदेव हुमायूं की सहायता करेगा तो यहाँ पर तेरी स्थिति कमज़ोर पड़ सकती है। उसे मारवाड़ पर आक्रमण करने का बहाना चाहिए था, बहाना दे दिया कल्याणमल और विरमदेव ने। इसके बाद शेरशाह सूरी आक्रमण करता है मालदेव पर। दोनों के बीच एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है सुमेल का युद्ध, और ये सुमेल का युद्ध होता है 1544 ईस्वी में। शेरशाह सूरी सुमेल गांव के पास आ गया, जो कि वर्तमान पाली में है। इसके अलावा मालदेव भी अपनी सेना के साथ आ गया था यहीं पर। शेरशाह सूरी के इस आक्रमण के सामने मालदेव अपनी सेना लेके अपने सेनापतियों के साथ आया था। इसके 2 मुख्य सेनापति थे, जेता और कुंपा, और एक विशाल सेना के साथ मालदेव का सामना करने के लिए तैयार था। लेकिन मालदेव ने जब अपनी सेना लेके युद्ध भूमि की ओर आया तो इससे शेरशाह सूरी घबरा गया। शेरशाह सूरी ये जानता था कि अगर प्रत्यक्ष रूप से राजपूतों पर आक्रमण किया तो वो हार नहीं मानेंगे, यहाँ पर स्थिति कमज़ोर पड़ सकती है शेरशाह सूरी की। इसलिए इस मेड़ता के विरमदेव ने शेरशाह सूरी को ये कहा कि अगर ये युद्ध जीतना है तो इसमें आपको कूटनीतिक चाल चलनी पड़ेगी। और उसके बाद इसी विरमदेव की सलाह पर इस शेरशाह सूरी ने 2 जाली पत्र तैयार करवाई, और इन जाली पत्रों को जेता और कुंपा के शिविर के आगे डाल दिया गया। इन पत्रों में यह लिखा हुआ था कि जेता और कुंपा समय आने पर शेरशाह के साथ मिल जाएंगे और मालदेव का साथ छोड़ देंगे। और उसके बाद इस मालदेव को एक अन्य व्यक्ति के द्वारा संदेश भिजवाया गया कि आपके दोनों सेनापति मेरी साइड आ जाएंगे। इस बात से मालदेव नाराज हो गया। जब इस जेता और कुंपा के शिविर की तलाशी ली गई तो ये जाली पत्र पाए गए, और इस बात से नाराज होकर मालदेव वापस चला जाता है मारवाड़, यानी जोधपुर वापस आ गया। पीछे से जेता और कुंपा को जब इस बात का पता चला कि ये 2 जाली पत्र थे, इसलिए इन्होंने पूरी तरह से वीरता से इस अफगान सेना का मुकाबला किया, और इस युद्ध में जेता और कुंपा वीर गति को प्राप्त हुए। इस सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय होती है। और इसके बाद शेरशाह सूरी ने एक स्टेटमेंट भी दी
कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये बात कही गई थी इसी सुमेल के युद्ध में, और सुमेल का युद्ध होता है 1544 ईस्वी में। कारण मालदेव शेरशाह सूरी की जो शक्ति थी उसको चुनौती दे सकता था। कल्याणमल और राव जेतसी ने मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए शेरशाह सूरी को आमंत्रित भी किया था, और इस युद्ध में कूटनीति के द्वारा शेरशाह सूरी ने सुमेल के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में मालदेव के दो सेनापति जेता और कुंपा वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये था सुमेल का युद्ध। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अब इसके बाद वीरमदेव और कल्याणमल को अपने अपने राज्य लौटा दिए। जेता और कुंपा इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद एक होता है चित्तौड़ का युद्ध, और ये चित्तौड़ का तीसरा युद्ध था। चित्तौड़ का युद्ध होता है 1567 और 68 में, 67-68 में ये युद्ध होता है। इस समय मुगल बादशाह था अकबर, और चित्तौड़ यानी मेवाड़ का इस समय शासक था उदय सिंह। अकबर ने 1567-68 में चित्तौड़ अभियान किया, चित्तौड़ को अपने अधीन में करने के लिए। इस समय उदय सिंह चले गए मेवाड़ छोड़कर पहाड़ियों की ओर, और पीछे से इस मेवाड़ का या चित्तौड़ का प्रशासन संभाला था जयमल और पत्ता ने। जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया यहाँ पर अकबर की सेना का सामना करने के लिए तैयार थे। यहाँ पर दुर्ग का घेरा डाला गया, और इस चित्तौड़ दुर्ग के बाहर एक ऊंची बुर्ज बनाई गई। इस बुर्ज पर अकबर खड़ा हुआ, और अपनी संग्राम नाम की एक बंदूक थी। इस बंदूक से जब गोली चलाई तो इसमें जयमल की मृत्यु हो गई। जब जयमल की मृत्यु हो गई तो चित्तौड़ के जो राजपूत थे यहाँ पर, इन्होंने दुर्ग के द्वार खोल दिए, और द्वार खोलने के बाद मुगल सेना और मेवाड़ी सेना के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। इस युद्ध में जयमल और पत्ता युद्ध करते हुए मारा गए। हालांकि जयमल की पहले ही मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर जोहर का आयोजन किया गया, राजपूतों ने केसरिया धारण किया, और जब दोनों बातें हो गई तो यहाँ पर होता है मेवाड़ का तीसरा साका। मेवाड़ का पहला साका अलाउद्दीन खिलजी के समय 1303 में, दूसरा साका 1535 में बहादुर शाह के आक्रमण के समय, और तीसरा साका अकबर के समय हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ी सेना की हालांकि हार हुई थी, और 25 फरवरी 1568 को अकबर का इस दुर्ग पर अधिकार हो गया। चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो जाता है अकबर का 25 फरवरी 1568 को। इस युद्ध के प्रमुख कारण थे उदय सिंह ने एक तो मालवा के बाज बहादुर को शरण दी थी, और बाज बहादुर के विरुद्ध अकबर अभियान कर रहा था। इसके अलावा इस जयमल को भी शरण दी थी। ये जयमल था मेड़ता का शासक। इन दोनों को शरण देने के कारण ये युद्ध होता है। अकबर ने आक्रमण किया, और 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ दुर्ग पर अकबर का अधिकार हो जाता है। और इसके बाद अकबर ने यहाँ पर भीषण नरसंहार भी करवाया, जो कि अकबर के नाम पर एक कलंक था। तो ये होता है 1567 और 68 में चित्तौड़ का तीसरा युद्ध। इसके बाद बात करेंगे हल्दी घाटी के युद्ध की। राजस्थान का एक महत्वपूर्ण युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। उस समय मुगल शासक था अकबर, और मेवाड़ का शासक था महाराणा प्रताप।
महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अकबर ये चाहता था कि मैं मेवाड़ को अपने अधीन कर लूं। और मेवाड़ अगर अधीनता स्वीकार कर लेता है तो इसका मतलब है कि राजपुताना के जो अन्य राजपूत हैं वो बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दे, बिना लड़े ही खुद को अकबर की अधीनता में ले आए। महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की और जब अधीनता स्वीकार नहीं की अकबर ने 1576 में मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश जारी किया। इस आक्रमण में सेना का नेतृत्व कर रहा था मान सिंह, और मान सिंह जो कि कछवाहा शासक था, आमेर का शासक था। तो मान सिंह के नेतृत्व में ये हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। इस समय यहाँ पर शासक थे महाराणा प्रताप, और हल्दी घाटी की एक पतली संकरी जगह पर यह युद्ध होता है 18 जून 1576 को। इस युद्ध में मुख्य रूप से बात करें तो महाराणा प्रताप का एक प्रमुख सेनापति था जिनका नाम था हकीम खां सूरी। इसके अलावा एक मुख्य व्यक्ति की बात करेंगे जिनका नाम था झाला बिद्दा। हकीम खां सूरी और झाला बिद्दा की अपने मुख्य रूप से यहाँ पर बात करेंगे। इससे पहले अगर खानवा युद्ध की बात करें तो उस समय महाराणा सांगा के साथ थे हसन खां मेवाती और झाला अज्जा, लेकिन महाराणा प्रताप के साथ है हकीम खां सूरी और झाला बिद्दा। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी की एक पतली सी जो संकरीय घाटी है यहाँ पर युद्ध होता है, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खां सूरी के हाथ में था। महाराणा प्रताप वीरता से लड़ रहे थे, लेकिन चेतक के घायल होने पर और जब अपनी जीत की आशा नहीं रही तो ये युद्ध से निकल जाते हैं, युद्ध क्षेत्र से इन्हें बाहर भेज दिया जाता है, क्योंकि अगर ये जीवित रहे तो मुगलों से वापस सारे के सारे जो क्षेत्र इनका अधिकार में हो गया था उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महाराणा प्रताप जब युद्ध भूमि से बाहर निकल जाते हैं तो पीछे से महाराणा प्रताप के राज चिन्हों को धारण किया था झाला बिद्दा ने, और इस युद्ध में अनेक राजपूत, हकीम खां सूरी है, झाला बिद्दा है, और इसके अलावा अनेक राजपूत इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। लेकिन फिर भी ये युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा, क्योंकि मान सिंह ना तो महाराणा प्रताप को पकड़ सका जीवित या मृत्यु, और ना ही इसे अपने अधीन कर सका। इसलिए ये युद्ध पूरी तरह से अनिर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध के बारे में दो और प्रमुख बातें हैं, दो व्यक्तियों की बात करेंगे। एक का नाम है कर्नल टोड, एक का नाम है बंदायूनी। कर्नल टोड ने इस युद्ध को कहा था थर्मोपल्ली का युद्ध, और बंदायू ने इसे कहा था गोगुंदा का युद्ध। मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था और महाराणा प्रताप के साथ ये युद्ध होता है। ये युद्ध पूरी तरह से अनिर्णायक हुआ था। इस युद्ध में मान सिंह ना तो महाराणा प्रताप को गिरफ्तार कर सका और ना ही उसे अपनी अधीनता में ला सका, इसीलिए ये युद्ध अनिर्णायक होता है। कर्नल टोड ने इसे थर्मोपल्ली का युद्ध कहा और बंदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा था। तो ये था हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी शक्ति का केंद्र बना लिया था कुंभलगढ़ को। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अपना केंद्र बनाया था कुंभलगढ़ को, और अकबर ने इसी कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था एक व्यक्ति को जिसका नाम था शाहबाज खां। 1578 में इसे कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया 1578 में, और लंबे समय तक इस कुंभलगढ़ का घेरा डाले रखा। इधर जब रसद सामग्री की कमी हो गई तो यहाँ पर रसद सामग्री की कमी होने के कारण महाराणा प्रताप किले का भार एक व्यक्ति को सौंप देते हैं। कुंभलगढ़ के किले का भार सौंप दिया था मान सिंह सोनगरा को, और इस किले का भार मान सिंह सोनगरा को सौंपने के बाद खुद महाराणा प्रताप पहाड़ियों में निकल जाते हैं, और उसके बाद 13 अप्रैल
1578 को शाहबाद खान ने इस कुंभलगढ़ के किले पर अपना अधिकार कर लिया था। तो ये था कुंभलगढ़ का एक छोटा सा युद्ध। 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ के किले पर शाहबाद खान ने अधिकार कर लिया और ये था कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 ईस्वी में। इस युद्ध में भी महाराणा प्रताप को कोई क्षति नहीं हुई, महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बनाया जा सका। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए जगह जगह अपनी मुगल सेना की तैनाती की थी और अनेक थानों का निर्माण किया था। इसी में एक स्थान है अजमेर और इस अजमेर के पास एक मुगल सेना का केंद्र बनाया गया, एक थाना बनाया गया जिसका नाम था दिवेर। और इस दिवेर में सुल्तान खान नामक एक व्यक्ति को तैनात किया गया। यानी अनेक जगह छोटे छोटे थाने बनाकर महाराणा प्रताप को पकड़ने का प्रयास किया गया। यहाँ दिवेर का जो थाना था वहाँ पर एक सेनापति सुल्तान खान को तैनात किया गया। बात है अक्टूबर 1582 में कुंभलगढ़ पर जब शाहबाज खां का अधिकार हो गया तो अक्टूबर 1582 में इस दिवेर पर महाराणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह ने आक्रमण किया था। अक्टूबर 1582 में और इस आक्रमण में इस सुल्तान खां की हार हुई। हार होने के बाद इस सुल्तान खां को मार दिया गया और दिवेर पर अधिकार हो गया महाराणा प्रताप का। यानी एक बार फिर हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कुंभलगढ़ युद्ध में जब कुंभलगढ़ पर अधिकार हो जाता है मुगल सेना का तो उसके बाद इस दिवेर से वापस महाराणा प्रताप का विजय अभियान शुरू होता है और दिवेर पर अधिकार कर लिया था महाराणा प्रताप ने और ये युद्ध कहलाता है दिवेर का युद्ध। और ये होता है अक्टूबर 1582 में। महाराणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह ने मुगल साम्राज्य के इस दिवेर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और ये था दिवेर का युद्ध। इसके बाद कोई विशेष युद्ध होता नहीं है। सीधा चलते हैं 1659 में एक युद्ध होता है दोराई का युद्ध। दोराई का युद्ध क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है। हालांकि इस युद्ध में राजस्थान का कोई प्रत्यक्ष रोल नहीं था लेकिन फिर भी दोराई का युद्ध राजस्थान में लड़ा गया था। इसी कारण ये युद्ध अपने राजस्थान में पड़ेंगे। ये युद्ध होता है 14 मार्च 1659 को 1659 14 मार्च 1659 को दोराई का युद्ध होता है। दोराई वर्तमान में है अजमेर में और ये युद्ध होता है मुगल शहजादों में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर। एक तो था दारा शाहजहां का पुत्र, एक था औरंगजेब। इन दोनों के मध्य दोराई का युद्ध होता है। अब ये राजस्थान में है अजमेर में, इसलिए अपने यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। औरंगजेब ने इस युद्ध में दारा को हरा दिया था और दारा की यहाँ से स्थिति बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। दोराई के युद्ध की हार के बाद दारा की पराजय हो गई और दारा की स्थिति कमज़ोर हो गई और उसके बाद दोराई के युद्ध के बाद दारा इधर से उधर भागता फिरता रहा और औरंगजेब ने बाद में इसे पकड़कर इसका सिर कलम कर दिया। तो ये था राजस्थान से संबंधित अगला महत्वपूर्ण युद्ध, दोराई का युद्ध। इसके बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध और ये होता है 1747 ईस्वी में। राजमहल का संबंध है जयपुर रियासत से। एक महाराजा थे सवाई जय सिंह जो कि जयपुर यानी आमेर राज्य के शासक थे। सवाई जय सिंह की जब मृत्यु हो गई तो इनके 2 बेटे थे। एक का नाम था ईश्वरी सिंह और एक का नाम था माधो सिंह। और इन दोनों के मध्य आमेर के उत्तराधिकार को लेकर एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है राजमहल का युद्ध। इस युद्ध की एक खास बात है, इस युद्ध में पेशवा जो कि मराठा पेशवा था, इसके अलावा सिंधिया और
मुगल सम्राट, ये तीनों तो साथ दे रहे थे ईश्वरी सिंह का। माधो सिंह के पास थे एक तो होलकर, ये भी मराठा था, इसके अलावा कोटा है, बूंदी है और मेवाड़ है, ये सारे के सारे साथ दे रहे थे माधो सिंह का। जयपुर के उत्तराधिकार को लेकर ये राजमहल का युद्ध हुआ ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य। ईश्वरी सिंह का साथ दिया था पेशवा ने, सिंधिया ने और मुगल सम्राट ने, और माधो सिंह का साथ दिया था होलकर, कोटा, बूंदी और मेवाड़ के शासकों ने। मुख्य बात यह है कि इस युद्ध में मराठों को प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान में या राजपुताना में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया था, और अब वे धन को लेकर कभी भी किसी की तरफ से युद्ध लड़ सकते थे। अच्छे बुरे का इनको कुछ भी लेना देना नहीं था। तो ये युद्ध होता है ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य। दोनों पक्षों में एक अच्छी खासी सेना थी, लेकिन फिर भी इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की जीत होती है और माधो सिंह की हार होती है, और आमेर के शासक बन जाते हैं ईश्वरी सिंह। तो राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह को पराजित किया था। अब इसके बाद माधो सिंह इस हार का बदला लेने के लिए फिर एक युद्ध लड़ेगा, और इस बार युद्ध था बगरू का युद्ध, और यह युद्ध लड़ा जाता है 1748 ईस्वी में। बगरू के युद्ध में वही दो पक्ष ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, लेकिन इस बार काफी कुछ बदलाव था। अब तक पेशवा साथ दे रहे थे ईश्वरी सिंह का, होलकर साथ दे रहा था माधो सिंह का, क्योंकि पेशवाओं को मराठों को तो इस समय पैसे ही चाहिए थे। अब माधो सिंह का साथ देने के लिए आगे एक तो पेशवा और एक इनके साथ होलकर था ही, और इस बार इस बगरू के युद्ध में माधो सिंह ने ईश्वरी सिंह को पराजित कर दिया, क्योंकि पेशवा और होलकर इन दोनों की सेना माधो सिंह का साथ दे रही थी। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की हार होती है, और उसके बाद इन दोनों भाइयों में एक संधि होती है, और इस संधि के तहत जयपुर राज्य का क्षेत्र यानी 5 परगने, टोंक है, टोडा है, मालपुरा है और 2 अन्य परगने मिलाकर ये 500 के 500 परगने दिए जाते हैं माधो सिंह को। इसके अलावा पेशवा और होलकर ने माधो सिंह का साथ दिया था, और पेशवा और होलकर ने ईश्वरी सिंह पर भी एक बड़ी धनराशि की मांग की थी। ईश्वरी सिंह पर दबाव बनाया था ये धनराशि देने के लिए, लेकिन इस दबाव को ईश्वरी सिंह सहन नहीं कर पाया, और ईश्वरी सिंह ने इस युद्ध के बाद आत्महत्या कर ली। मराठों के दबाव की वजह से जयपुर के ईश्वरी सिंह ने विष खाकर आत्महत्या कर ली, और ये था बगरू का युद्ध। तो जयपुर के उत्तराधिकार से संबंधित 2 युद्ध हैं, राजमहल का युद्ध और बगरू का युद्ध। दोनों होते हैं ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य। पहले युद्ध में ईश्वरी सिंह जीतता है, लेकिन बगरू के युद्ध में मराठों के सहयोग से माधो सिंह की जीत होती है, और इस जीत के बाद ईश्वरी सिंह ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। तो ये था जयपुर से संबंधित। होता है बंटवाड़ा का युद्ध। बंटवाड़ा का युद्ध 1761 में। इसी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो बंटवाड़ा का युद्ध होता है रणथंभौर के प्रश्न को लेकर, यानी रणथंभौर पर अधिकार करना चाहते थे। कौन करना चाहते थे? जयपुर शासक और कोटा, ये दोनों ही इस रणथंभौर पर अधिकार करना चाहते थे। लेकिन इस युद्ध में कोटा के शासक थे झाला जालिम सिंह, और इस जालिम सिंह ने जयपुर की सेना को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद जयपुर की जो प्रतिष्ठा थी उस पर आघात लगा, और जालिम सिंह की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। तो बंटवाड़ा यानी रणथंभौर पर अधिकार करने के लिए बंटवाड़ा नामक स्थान पर 1761 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में कोटा रियासत ने जयपुर को हरा दिया था। तो ये था बंटवाड़ा का युद्ध। टुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में। टुंगा का युद्ध होता है 28 जुलाई 1787 को। यह युद्ध होता है 2 पक्षों में। एक साइड थे
जयपुर के शासक प्रताप सिंह, दूसरी ओर थे मराठा पेशवा महादजी सिंधिया। कारण एक ही है, पेशवाओं को धन की आवश्यकता थी और पेशवा जयपुर राज्य पर आक्रमण करके यहाँ से धन वसूली करने का प्रयास कर रहे थे। इस युद्ध में एक और शासक भी शामिल थे, मारवाड़ के विजय सिंह, और मारवाड़ के विजय सिंह ने साथ दिया था जयपुर के प्रताप सिंह को। और उसके बाद इस तुंगा के युद्ध में 28 जुलाई 1787 को महादजी सिंधिया को पराजित कर दिया। और अब महादजी सिंधिया की प्रतिष्ठा पर यह गहरा आघात था। इसके अलावा इस युद्ध की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस युद्ध के दौरान मारवाड़ के विजय सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया था। अजमेर पर अधिकार इसी तुंगा युद्ध के दौरान मारवाड़ के शासक विजय सिंह ने कर लिया था। इस युद्ध में महादजी सिंधिया ना तो राजपूतों से धन वसूल कर सके और ना ही उन्हें कुचल सके। और इस युद्ध में, तुंगा के युद्ध में, पेशवा महादजी सिंधिया की हार होती है। और इसके बाद मराठों का प्रभाव कुछ स्तर तक राजपूताना की ओर कम हो जाता है। इस युद्ध में मारवाड़ और जयपुर की सम्मिलित सेना ने महादजी सिंधिया को हराया था। तो ये था एक महत्वपूर्ण युद्ध, तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 को। इसके बाद बाकी जो युद्ध बच गए हैं वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।